नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 8 के अध्याय 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या? यानी इस अध्याय में जो भी कंसेप्ट हैं उन सारे कंसेप्ट को हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे ताकि इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को हल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के पहले हम समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। वैसे बीजीय व्यंजक हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, जैसे 5x, 2x ऋण 3, 3x धन y और 2xy धन 5। इन्हें हम बीजीय व्यंजक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें x क्या है? चर राशि है। यहां पर y चर राशि है, यानी ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है उन्हें हम कहते हैं चर राशि। क्या बोलेंगे? चर राशि। और जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है ना, उन्हें हम कहते हैं अचर। तो चर और अचर दोनों के संयोग से बनता है बीजीय व्यंजक। ए से लगा करके जेड तक के जितने भी है ना, जितने भी लेटर्स हैं, अक्षर हैं, वे सभी चर कहलाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक परिस्थिति में इनका मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है? तो बीजीय व्यंजक में चर और अचर दोनों का संयोग होता है, जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं समीकरण कि समीकरण क्या होता है। देखिए, बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है? 5x है और समीकरण 5x बराबर 25 है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए कि यहां पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और इसके बाद लिखा हुआ है 25, यानी 5x और 25 दोनों बराबर हैं, है ना? दोनों क्या है? बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि बीजीय व्यंजक में सिर्फ एक पक्ष होता है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, है ना? और देखते हैं, 2x ऋण 3 बराबर 9, 6z धन 10 बराबर 2। ये समीकरण होते हैं एक तुला के समान। आप देख रहे हैं एक तुला है, तराजू है, इसमें दो है पलड़े, है ना? ये जो पक्ष होता है इसे हम बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको? बायां पक्ष। क्योंकि ये बाएं हाथ की तरफ है इसलिए कहा जाता है बायां पक्ष, और ये दाहिने हाथ की तरफ है इसलिए कहलाता है दायां पक्ष। ठीक है? और दोनों पक्ष संतुलित है या नहीं है, इसके लिए यहां पर एक संकेतक लगा होता है ना? और ये संकेतक बिल्कुल बराबर होने का संकेत करता है। तो इसी के समान आप देख रहे हैं ये समीकरण होता है ना? समीकरण में दो पक्ष होते हैं, 6z धन 10। ये बराबर के बाईं ओर जो पक्ष होता है उसे हम कहते हैं, है ना, बायां पक्ष। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम बायां पक्ष। ठीक है? ये बायां पक्ष, और इंग्लिश में कहा जाता है LHS, है ना? LHS। ये चिन्ह जो है बराबर का, इसे हम कहते हैं समता चिन्ह, है ना? ये समानता का प्रतीक होता है इसलिए इसे कहा जाता है समता, यानी बराबर का चिन्ह। और ये दाहिनी तरफ
का पक्ष कहलाता है दायां पक्ष। ठीक है, ये समीकरण और बीजीय व्यंजक अंतर है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, जबकि बीजीय व्यंजक में सिर्फ एक ही पक्ष होता है, मतलब दो पक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें बराबर का चिन्ह होता है, जबकि यहां पर बराबर है नहीं, है ना। ये इसमें मुख्य रूप से अंतर होता है। अब देखते हैं कि यहां पर हम चर की बात कर रहे हैं, तो इस व्यंजक में एक चर है, इस व्यंजक में भी एक चर है, लेकिन इस व्यंजक में देख रहे हैं कि दो चर हैं, x और ये y, ये दो चर हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से 2xy धन 5 जो बीजीय व्यंजक है, इसमें भी ये दो चर हैं, है ना, x और y, ये दो चर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण की। ठीक है, अब एक चर वाले रेखिक समीकरण के लिए बीजीय व्यंजक भी एक चर वाला होना चाहिए, जैसे कि 2x धन 3 3y ऋण 7, ये सभी जो है ये रेखिक व्यंजक कहलाते हैं, है ना, रेखिक व्यंजक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? रेखिक व्यंजक। ठीक है, और यदि इस प्रकार का व्यंजक होता है, ये भी व्यंजक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर घातांक 3 धन 5 धन z, ये जो है रेखिक व्यंजक नहीं है, ये रेखिक व्यंजक नहीं है। अब क्यों नहीं है वो हम देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस व्यंजक में चर राशि की घातांक 1 होती है वह कहलाता है रेखिक व्यंजक, और रेखिक समीकरण में हम रेखिक व्यंजकों का ही उपयोग करेंगे क्योंकि एक चर वाले हैं, है ना। और यहां पर देख रहे हैं कि जो चर राशि है उनकी जो घातांक है वो 1 से अधिक है। देखिए x चर राशि है, इसकी घातांक 2 है, यहाँ y घातांक 2 है, यहाँ x घातांक 3 है। ठीक है, तो जब भी किसी चर राशि की घातांक 1 से अधिक होती है तो वह रेखिक व्यंजक नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। अब समीकरण हमने देखा, अब समीकरण को हल कैसे करें और इसके हल करने के मूलभूत नियम हैं वे कौन कौन से होते हैं, वे हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो समीकरण होता है ना वह इस तुला के समान होता है। हम देखते हैं कि समीकरण 2x धन 4 बराबर 10। अब इसको देख रहे हैं कि बराबर के जो बाईं ओर है यह बायां पक्ष है, यानी LHS है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये LHS यानी बायां पक्ष। ये बराबर चिन्ह है, बराबर का चिन्ह जो है ये संकेतक है, यह बराबर के चिन्ह का जो है स्वरूप है। अब बराबर की जो दाईं ओर है ये आपका कहलाता है दायां पक्ष, यानी RHS राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हो गया RHS। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि समीकरण जो है एक तुला के समान होता है। जिस प्रकार से तुला के दोनों पक्ष बराबर होते हैं उसी प्रकार से समीकरण के दोनों पक्षों का मान भी बराबर होता है। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं। ठीक है ना, अब यहां पर हम दोनों तरीके सीखेंगे ताकि हमें यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यह तुला है ना, तराजू। इसमें देखते हैं कि दोनों तरफ का जो वजन होता है या किसी वस्तु को तोलते हैं, एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ वस्तु रखते हैं, तो दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि दोनों पक्षों से समान मात्रा में कोई भी वस्तु रख दी जाए या समान मात्रा में किसी वस्तु को निकाल लिया जाए, तभी इसके जो संतुलन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये हमेशा संतुलित रहेगी।
ठीक है, इसी सिद्धांत का उपयोग हमने यहां पर किया हुआ है। हम देख रहे हैं कि चर राशि क्या है, x है, और जो चर राशि होती है उसका हमें क्या करना होता है, मान ज्ञात करना होता है। इसके साथ में जो पद होता है ना, इसको हम देखते हैं। ये पद क्या है, धन 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पद को हटाने के लिए इसका जो विपरीत है धन का क्या होता है, ऋण। तो ऋण 4 इसमें हम यहां पर इस प्रकार से लिख देते हैं। देखिए 2x धन 4 ऋण 4 बराबर, अब इस तरफ हमने ऋण 4 लिखा है तो यहां पर भी हम लिखेंगे 10 ऋण 4। क्लियर, यानी दोनों पक्षों में समान जो वस्तुएं होती है वो हम चढ़ाते हैं, इस पर रख देते हैं, तो इसका संतुलन बना रहता है। ठीक है ना। अब जो 4 में 4 घटाते हैं 0 आता है, यानी 4 और 4 कैंसिल हो गया ना। तो 2x बराबर 10 में से 4 घटाते हैं तो 10 ऋण 4 बराबर होगा 6। अब देख रहे हैं हम कि 2 और x के बीच में कौन सी क्रिया हो रही है, तो 2x के साथ में गुणा की क्रिया कर रहा है। जब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर गुणा की क्रिया होती है, गुणा चिन्ह माना जाता है। अब गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग होता है। गुणा उल्टा क्या होता है, भाग। अब भाग यानी इसके बटे हम लिखेंगे 2, है ना, और इसके बटे भी 2 लिख देंगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x बराबर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ये इसका हो गया मान। ठीक है ना। चलिए, ये हुई मेथड कि दोनों पक्षों में से समान राशि जोड़ें, समान राशि का भाग लगाएं या समान राशि गुणा करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद में इसकी जो दूसरी मेथड है वह है पक्षांतर विधि। उसका नाम क्या है, पक्षांतर विधि, है ना। अब पक्षांतर विधि में क्या होता है वो हम देखते हैं। इसके जो मूलभूत नियम है वो आप समझ लेंगे तो ये प्रश्न काफी आसान हो जाएंगे और इनका ही हम ज्यादातर उपयोग करते हैं। देखिए, अब ये हमारा जो समीकरण है 2x धन 4 बराबर 10। ठीक है, तरीका वही है, ध्यान रखना है कि हमेशा हमें चर राशि का मान ज्ञात करना होता है। तो चर राशि का जो पद होता है उसके पास में जो पद होता है जैसे धन 4 है, इसका हम क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान रखना है कि इस तरफ से किसी भी राशि को हम दाएं पक्ष में ले जाएं या दाएं पक्ष से हम किसी भी राशि को बाएं पक्ष में ले जाएं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। यदि चिन्ह धन का है तो हो जाएगा ऋण का, और यदि ऋण का चिन्ह है तो हो जाता है धन का। यदि गुणा क्रिया होती है पक्ष बदलने पर वो भाग की क्रिया करेगा, भाग की क्रिया करने वाला पक्ष बदलने पर वह पद गुणा की क्रिया करता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि धन 4 है, इसका हम पक्ष बदलते हैं, यानी बाएं पक्ष से हम ले जाते हैं दाएं पक्ष में। तो क्या होगा, देखिए यहां बचेगा 2x बराबर 10 ऑलरेडी वहां पर है। अब धन 4 है, इसका हमने पक्षांतर किया, पक्ष बदला, तो धन से क्या हो जाएगा, ऋण। देखिए, है ना, ऋण 4 हो जाएगा। अब 2x बराबर 10 में से 4 हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो बचता है 6। अब देख रहे हैं कि x के साथ में 2 कौन सी क्रिया कर रहे हैं, गुणा की क्रिया कर रहा है। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा की क्रिया है, गुणा का चिन्ह है। तो इसका पक्ष बदलेंगे तो क्या करेगा, देखिए गुणा वाला क्या करेगा, यहां पर भाग की क्रिया करेगा। क्या करेगा, भाग की क्रिया करेगा, यानी x बराबर 6/2। अब दोनों हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 3। ये इसका मान हो गया। अब देख रहे हैं कि दोनों ही विधि से हल करने पर, है ना, मान एक जैसा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है पक्षांतर विधि का उपयोग किया जाता है। सिर्फ बेसिक समझने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पक्षांतर विधि में यह आप अच्छे से समझ लें कि पक्ष बदलने पर धन का ऋण होता है, ऋण का धन होता है, गुणा का भाग और भाग का गुणा। ठीक है ना। इस प्रकार से
हम जो है समीकरण को हल करते हैं। चलिए हम एक और जो है समीकरण लेते हैं, जैसे x बटे 4 बराबर 5। अब हम देख रहे हैं कि x क्या है, चर राशि है ना, इसका हमें मान ज्ञात करना है। और इसके साथ में क्या है, 4 कौन सी क्रिया कर रहा है, भाग की क्रिया कर रहा है, बटे में ना भाग की क्रिया। जैसे मान लीजिए कहा है कि 6 भागित 2 का मतलब होता है 6 बटे 2, ठीक है, यानी 6 बटे 2 है, इसका अर्थ हुआ 6 भागित 2। तो यहां पर भाग की क्रिया हो रही है। अब इसका पक्ष बदलेंगे, कौन सी क्रिया होगी, देखिए ये भाग की क्रिया हो रही है, पक्ष बदलेंगे तो गुणा की क्रिया होगी। इसलिए यहां पर हो जाएगा x बराबर 5 गुणा 4, x बराबर हो जाएगा 5 चौके 20, ये x की वैल्यू हो गई है ना। इस प्रकार से हमने x मान ज्ञात कर लिए हैं। चलिए एक और समीकरण हम देख लेते हैं, 2x ऋण 3 बराबर 9, ठीक है। अब 2x में x क्या है, चर राशि है, इसके साथ में पद है ऋण 3। अब ऋण 3 का हम करेंगे पक्षांतर, क्या बचेगा यहां पर, 2x बराबर 9। अब ऋण 3 है, ऋण का पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है, देखिए ऋण का धन, ये हो जाएगा यहां पर धन 3, ठीक है। तो 2x बराबर 9 और 3 कितने होते हैं, 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे 2, क्यों कि 2 यहां पर x के साथ में गुणा की क्रिया कर रहा है, और गुणा की क्रिया करने वाला पद पक्ष बदलने पर कौन सी क्रिया करेगा, भाग की, भाग यानी बटे में, देखिए यहां पर है ना। तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 छके 12, x बराबर 6, ये इसका जो है मान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है समीकरण आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि दोनों पक्षों में चर हों तो समीकरण को कैसे हल करें। इसके पहले हम देखा था कि समीकरण में केवल एक चर राशि थी, है ना। तो इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर हमने एक लिया समीकरण, 2x ऋण 3 बराबर x धन 2, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहां पर दोनों ही पक्षों में चर राशि है, x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जो समान पद हैं, यानी चर राशि वाले जो पद हैं, उनको हम किसी भी एक पक्ष में ले जाते हैं, इसको हम लाएंगे बाएं पक्ष में, है ना। कहां लाएंगे, बाएं पक्ष में। तो 2x यहां पर है ऑलरेडी, अब ये x के आगे कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात प्लस का चिन्ह है, धन का चिन्ह है। इसका पक्षांतर करेंगे हम, इस पक्ष से इस पक्ष में ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा ऋण, है ना। ये ध्यान रखना है कि पक्षांतर करने पर क्या होता है, पक्षांतर करने पर, है ना, क्या होता है, धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। ये सिंपल चीज है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो पद था चर राशि वाला बाएं पक्ष में चला गया, ठीक है। अब हमने लगाया बराबर का चिन्ह। अब यहां कितना बचा है, यहां पर है 2, है ना। अब ऋण 3 है, इसका हम पक्ष बदल रहे हैं, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ला रहे हैं, तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन, है ना, यह आ जाएगा धन 3। क्लियर, समझ आ रहा है ना। अब 2x में से एक x हमने घटा दिया, माइनस कर दिया, बचेगा x, है ना, क्या बचेगा, x बचेगा यहां पर, ठीक है। तो बराबर 2 धन 3 5, ठीक है। तो इस प्रकार से जब दोनों पक्षों में चर राशि हो तो चर राशि को किसी भी एक पक्ष में ले जा करके, और जो अचर राशियां हैं उनको किसी दूसरे पक्ष में ले जा करके हल किया जा सकता है, जो हमने देखा है। दोस्तों तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
इंग्लिश मीडियम के छात्र के लिए, है ना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों के लिए हमने एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है। आप इंग्लिश में यदि पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को जरूर विजिट करें, देखें और उसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि उसके वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, जय हिंद।